तो कैसे हो मेरे भाइयों। मैं आ गया आपका अपना भाई आर्यन। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा था। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसका विपरीत मानेंगे। हम इसका अब विपरीत मानेंगे, यानी हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब मैंने इसे परिमेय संख्या ही क्यों माना, हम इसको अभी परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। यदि ये परिमेय संख्या अभी मैं सिद्ध करूंगा, यदि परिमेय संख्या नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो रूट 5 होगा उससे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। और जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसके बाद जहां पी और क्यू सअभाज्य पूर्णांक हैं। अब सअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, इसको पहले मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, आप समझ जाएंगे एकदम बेहतर से। मैं यहाँ दो संख्या लेके चलता हूँ। अब सअभाज्य का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन ना हो, जो दोनों में कॉमन ना हो। यानी देखो, अगर हम बात करें 18 और 25 की, हम 18 और 25 की बात करें तो हमको आप ऐसी संख्या बताइए जो 18 को भी काट दे और 25 को भी काट दे। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 18 को भी काट दे और 25 को भी काट दे? तो आप देखिए, 18 किसकी संख्या से कट सकता है? 2 से कट सकता है। 18 2 से भी कट सकता है। लेकिन क्या 25 2 से कट सकता है? नहीं, 25 2 से नहीं कर सकता। उसके बाद 18 किससे कट सकता है? 3 से 18 कर सकता है। क्या 25 3 के पहाड़े में 25 आता है? बिल्कुल नहीं आता। यानी जो 25 है वो भी 3 से नहीं कटने वाला। अब 18 6 से भी कट जाएगा हमारा। क्या 25 कटेगा? 25 भी नहीं कटेगा 6 से। यानी समझना क्या है कि अब सहभाज्य संख्याएं वो सहभाज्य पूर्णांक वो संख्या होती हैं जिनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। अब जैसे मैंने 18 25 की बात की, तो 18 25 में यानी जैसे 18 और 25 को ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। कोई कोई एक ऐसी संख्या बताइए जो 18 और 25 को काट दे। तो कोई ऐसी भी संख्या नहीं जो 18 से 25 को काट दे। अगर हम बात करें 18 और 24 की, तो ध्यान देखिए, तो 18 को 2 भी काट सकता है और 24 को भी काट सकता है 2। यानी 18 को 2 18 से 2 भी वो जो 18 है वो 2 से भी कर सकता है और 24 भी 2 से कर सकता है। 3 से भी कर सकता है, ये भी 3 से कर सकता है। 6 से भी कर सकता है, ये भी 6 से कर सकता है। यानी सहभाज्य का मतलब है जो हमारा पी और क्यू है वो सहभाज्य पूर्णांक है, यानी वो रूट 5 में कॉमन नहीं है। क्या रूट 5 में कॉमन नहीं है? बेहतर होगा यहाँ तक आपको समझ में आएगा सहभाज्य पूर्णांक मैंने क्यों लिखा है। अब जब मैंने कर दिया कि रूट 5 यदि परिमेय संख्या है तो उसे हम पी अपान के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब हम इसके बटे में 1 होता है। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो पी में 1 से गुणा करेंगे तो पी ही आ जाएगा हमारा। और रूट 5 से क्यू में गुणा करेंगे तो रूट 5 क्यू। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसको पहले ऊपर लिख लें थोड़ा। दोनों पक्षों का
अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर यानी कि अगर हम √5 को, अब यहाँ पे 5 ही क्यों आया, यदि हम √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाता है, यानी हमारा 5 बचा। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब अब ध्यान से देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ देखिए, यदि हम इसको मान ले यहाँ कोई संख्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इसको मान लेता हूँ, जैसे यहाँ पे 6 है, ये पूरा जो p स्क्वायर इसकी जगह पे 6 है, उसके बाद ये जो 5 इसकी जगह पे 2 है, 2 गुणे 3, यानी समझना क्या है, जो 5 है इसमें समझना है कि जो 5 है वो p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। 5 जो है वो p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। जैसे गुणनखंड का मतलब हुआ कि जो यहाँ जैसे p के स्क्वायर पर मैंने क्या लिखा है 6, 5 के स्क्वायर पर 2 लिखा है, q के स्क्वायर पर 3 लिखा है, यानी जो 2 है ये 6 का एक गुणनखंड है, 3 भी जो है ये 6 का एक गुणनखंड है। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो 5 है, ये जो 5 है 5 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो लिख लेते हैं 5 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। यदि 5 p स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 p का भी गुणनखंड होगा क्या, इसलिए 5 p का भी एक गुणनखंड है। अब 5 p का भी एक गुणनखंड है। अब हम मानेंगे p बराबर 5m। अब हमने p बराबर 5m माना क्यों, हम p बराबर 5m इसलिए माने क्योंकि हमको अभी ये LHS हमको इसका बराबर करना है, तो हम इसका फिर इसका हम दोनों फिर हमको इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, यानी p का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर आ जाएगा हमारा, और 5 का 25 आ जाएगा, और m का m स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 के ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1 और यह 2। आपको क्या दिख रहा है, जो हमारा LHS है, LHS मतलब p स्क्वायर है, p स्क्वायर इसमें भी है, p स्क्वायर इसमें भी है, यानी जो हमारा LHS है वो बराबर है। जब हमारा p स्क्वायर और इधर भी p स्क्वायर LHS बराबर है तो हमारा RHS भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा 5 q स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 25 m स्क्वायर। 5 से काट दीजिए, इससे क्या आएगा 5 आएगा, यानी q स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5 m स्क्वायर। अब मैंने वही बताया था कि यदि 5 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5 q का भी एक गुणनखंड है, ये हमें फिर लिखना पड़ेगा, 5 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है। यदि 5 q स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 5 p का भी एक गुणनखंड होगा, 5 q का भी गुणनखंड होगा, 5 q का अब आप ध्यान से देखिए, जो 5 है 5 p स्क्वायर का भी एक गुणनखंड था, और 5 इधर q का स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है, 5 p का भी एक गुणनखंड था और 5 q का भी एक गुणनखंड है, यानी समझना क्या है कि जो 5 है वो p और q में कॉमन है,
क्या जो 5 वो पी और क्यू में कॉमन है, लेकिन हमने ऊपर क्या माना था कि पी और क्यू सह-अभाज्य पूर्णांक है, यानी पी और क्यू में कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पी और क्यू में हमारा 5 कॉमन हो रहा है। यानी समझिए क्या, ये पी स्क्वायर कोई भी एक संख्या हो सकती है, उसका मैंने जो गुणनखंड किया है तो 5 उसमें भी आया है, और क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड किया है तो उसमें भी 5 आया है। यानी समझना क्या है कि पी और क्यू में 5 कॉमन है। अब हम लिख सकते हैं कि जो 5 है वो पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कॉमन, यानी 5 पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब ये हमारे विरोध जो हमने माना था, यानी हमने क्या माना था कि माना रूट 5 एक परमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए मैंने ये भी माना था कि जो पी और क्यू वो सह-अभाज्य पूर्णांक, यानी इसमें कोई चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा जो हमारा 5 है पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ जो 5 है वो पी और क्यू दोनों में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण है। गलत मान्यता के कारण है, मतलब जो हमने माना था वो हमारा गलत हुआ। हमने क्या माना था कि परमेय संख्या होगी, लेकिन गलत हो गया, कॉमन हो गया, यानी कि ये अतः रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था, तो लिख दीजिए। यहाँ तो समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 3 प्लस सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अब आप समझिए, यदि हमको ये केवल अंडर रूट में दे, अंडर रूट में ऐसे ऐसे दे, तो इसके लिए हमको बहुत लंबा करना पड़ेगा। मतलब कि जो अभी हमने इतना बवाल किया था ये सब सिंगल जो रूट में रहेंगे। अगर इसके साथ 3 + 2 या इतना ही होता 2 रूट 5, इसके लिए हमें बहुत छोटा हिस्सा करना होगा। इसके लिए हमें बहुत छोटा करना, ये आपको समझना जरूरी है। जैसे लेकिन यहाँ पर हमें 3 + 2 रूट 5 लिखा है। अब इसको हम अगर हम सिद्ध करेंगे तो ये काफी ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये इससे कम ही होगा जिससे पहले मैंने आपको कराया था। तो इसमें अब मैंने क्या लिखा है, इसमें सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे कि 3 + 2 रूट 5 एक परमेय संख्या है। माना 3 + 2 रूट 5 एक परमेय संख्या है। यदि यह परमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जहां P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ तो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q।
अब हम यहाँ प्लस का 3 उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 2√5 इक्वल P अपॉन Q -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम इसका हमको एलसीएम क्या आएगा, यानी Q आएगा, ऊपर बचा क्या P -3Q। आपको करना क्या है, जो रूट में संख्या है, जो रूट में है उसको इधर ही रखना है, सिंगल जो रूट में है उसको इधर ही रखना है, अभी आपका सिद्ध हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 इंटू इसमें 2 गुणे में है √5 में, तो ये जो हमारा 2 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी √5 इक्वल टू -3Q P -3Q अपॉन 2Q। ये उधर गुणे में था, इधर आया बटे में हो गया। यानी इधर इधर हमेशा अगर लंबी संख्या है, तो जैसे इतना लंबा आपको दे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इधर हमेशा आपको रूट वाइज संख्या ही रखना है। आप जितनी भी संख्या है उसको उधर भेज दीजिए, इधर जो बचा उसे सिर्फ रूट में ही रहने दीजिए। अब ये जो हमारी संख्या है, ये इतनी इतनी हमारी जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। ये जो हमारी P -3Q अपॉन 2Q है, ये हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी पूर्णांक हैं, इसमें सभी पूर्णांक हैं। जहां इसमें लिख दीजिए आप, जहां P -3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सभी पूर्णांक हैं। अब ये तो परिमेय है, लेकिन अब बात कर लें √5 की। अभी मैंने आपको पीछे सिद्ध किया था √5, तो क्या आया था हमारा अपरिमेय संख्या आया था कि नहीं लास्ट में। तो जहां जबकि जबकि जो हमारा जबकि जो √5 एक जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता। क्या मैंने क्या बताया कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़, यानी समझिए जैसे ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। माफ करना भाइयों, अभी जब मैं बीच में पढ़ा रहा तो बीच में लाइट चली गई थी, जिस कारण से मुझे कुछ देर वेट करना पड़ा। कोई ना, हम इसके आगे बढ़ते हैं कि हमको क्या दिया था कि हमने कहाँ तक सिद्ध किया था कि जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम फिर से बढ़ते हैं अपने इसी सवाल की ओर। तो मैंने बताया था कि आपको कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता। क्या? यदि हम जैसे 3 ये एक परिमेय संख्या है और प्लस √5 है, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ अपरिमेय संख्या जुड़ गया है। तो सिंपल सा है, किसी भी संख्या में यदि परिमेय व अपरिमेय संख्या का योग है तो कभी वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। तो बस ये समझना, यानी यहाँ पर √5 क्या है, √5 हमारा अपरिमेय संख्या है। और आप क्वेश्चन को ही ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 + 2√5, 3 तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन जो √5 है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का योग जो होता है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण है। अतः जो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ तक समय आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है
कि सिद्ध करिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी वैसे करना जैसे मैंने पहले सवाल में किया था। यदि वो कह रहा है कि हमें इसे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मानेंगे, यानी हम इसे सिद्ध करेंगे माना यह एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 इक्वल टू P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर जहां P और Q सहअभाज्य सहअभाज्य पूर्णांक के माने मतलब मैंने आपको बताया था, यानी जो दोनों में कॉमन ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा कीजिए, यानी यदि हम Q से इधर गुणा करेंगे तो Q और P से √2 में गुणा करेंगे तो √2P। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, तो Q का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q² और √2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और P का करेंगे तो P²। इसे माने समीकरण नंबर 1। अब ये पहले नंबर के सवाल की तरह है। पहला नंबर क्या था कि रूट सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें क्या है कि अब √5 की जगह पे हमारा हो गया है √2। अब उसी तरह इसको भी करना है, यानी जो 2 है वो Q² का एक गुणनखंड है। क्या? जो 2 है वो Q² का एक गुणनखंड खंड है। मैंने बताया था यदि 2 Q² का गुणनखंड है तो 2 Q का भी एक गुणनखंड होगा। इसलिए 2 Q का भी एक गुणनखंड है। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मानते हैं कि Q बराबर 2m। आपको मानना पड़ेगा, आपको इस सवाल में मानना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मैथ जो होती है उसे रटना नहीं चाहिए, और सही बात है, मैथ को रटना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जगह होता है जिन्हें हमको उसको रटना पड़ता है। अब जैसे बात कर लें हम a+b का होल स्क्वायर की, a+b के होल स्क्वायर की। आप यदि कोई पूछता है कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप झट से बता देते हैं कि होता है a² + b² + 2ab। अब ये आपने कहाँ से याद किया? अब ये आपने याद ही तो किया है इसको। अब आपको पता है कि हम तो इसको निकाल ही लेंगे, यानी a+b गुणे a+b। लेकिन किसी काम को समय में, यानी एकदम कम समय में करने के, तो उसके लिए हम डायरेक्ट उसको याद ही कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको कहीं कहीं आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे अब हो गया, यहाँ पर हो गया कि जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ तक समझ में आया? यानी 2Q का भी एक गुणनखंड है। अब हम मान लेते हैं कि Q = 2m। आपको ये मानना पड़ेगा। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब हम वर्ग क्यों करते हैं? वर्ग इसलिए हम करते हैं कि ताकि दोनों दोनों जो समीकरण हमारे दो बनेंगे उसको हम इक्वल कर सके, यानी कि जब हमारा LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा। यानी इसका वर्गमूल इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q² हो जाएगा, और 2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, m का करेंगे तो m²। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए।
देखिए, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा LHS है वो बराबर है, क्या LHS जो है वो बराबर है। तो हमारा जब LHS बराबर है तो हमारा RHS भी बराबर होगा, यानी जो 2p² होगा वो बराबर होगा 4m²। इसको काट दो तो p² बराबर क्या आ गया 2m²। अब जो 2 है, 2p² का एक गुणनखंड है, जो 2 है 2p² का एक गुणनखंड है। मैंने बताया था कि यदि 2p² का भी गुणनखंड होगा तो 2p का भी गुणनखंड होगा, इसलिए 2p का भी एक गुणनखंड। अब फिर से वही कंडीशन बन गई, यानी क्या कि मैंने यहाँ माना है कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक हो, यानी इन दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो 2 है वो q² का भी एक गुणनखंड है और जो 2 है वो p² का भी एक गुणनखंड है, यानी जो 2 है वो p² में भी है और q² में भी है। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मैंने माना क्या है कि p और q सहअभाज्य पूर्णांक, यानी इनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 2p² और q² दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 2 है वो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो 2 है वो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी दोनों में कॉमन है। अब इसलिए यह विरोधाभास, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि जो मैंने माना है ये हमारा असत्य हुआ। ये किताबी भाषा में लिख रहा हूँ, मैं किताब में जो लिखा है वो लिख रहा हूँ मैं। बाकी आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं कि जो मैंने माना है वह इसके विपरीत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ किताब की भाषा में, तो यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण है। अतः जो हमारा 1/√2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था। बेहतर होगा आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या 7√5 एक अपरिमेय संख्या है? तो मैंने आपको बताया था यदि सिंगल में होगा, यानी रूट सिर्फ केवल √5 होगा तो हमको काफी लंबा करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया था। काफी लंबा गया था, यहाँ से चला था यहाँ तक आया था। लेकिन अगर डबल यानी कि ऐसे होगा, ये प्लस में होगा, इसमें प्लस में जुड़ा होगा, तो उसके लिए हमें ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए बस थोड़ा से करना पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। तो हमने क्या माना कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तब हम इसका विपरीत मानेंगे, क्या मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक यदि माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब 7√5 अपरिमेय संख्या है तो अब हम उसे p अपन के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 7√5 बराबर
P अपॉन Q, जहां पहले Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर लिख लेना। Q इज नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्या की एक पहचान है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक है। अब इसका कैलकुलेशन करना है, यानी करना क्या है कि यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, इधर साइड आपको रूट में ही संख्या लेनी है, यानी कोई भी संख्या है इधर जो है आपको रूट में ही रखनी है, तो बाकी जितनी भी संख्या है उसको इधर भेज दीजिए। तो क्या है हमारा 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, तो ये 7 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, तो √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q। अब मैंने बताया था जो पूर्णांक होते हैं वे हमारी परमेय संख्या होती है। तो देखिए तो यहाँ P भी पूर्णांक है, क्या लिखा है, P पूर्णांक है यानी अभाज्य पूर्णांक, लेकिन पूर्णांक है तो है, पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है हमारा, और 7 पूर्णांक है ही, तो पूरा लिखा है हमारा। तो जिसको क्या कह सकते हैं, जहां P अपॉन 7Q एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये सभी क्या है, पूर्णांक है। ये तो हमारा परमेय है, लेकिन बात करें √5 की, तो √5 हमारा अपरमेय है, क्या है रूट, जबकि √5 एक अपरमेय संख्या है, और कभी भी परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का गुणा कभी भी अपरमेय संख्या वो परमेय संख्या नहीं होता। यानी बात करें जैसे 7 है, 7 एक परमेय संख्या है, अब इसका गुणा यदि आप अपरमेय संख्या से कराते तो कभी भी ये परमेय संख्या नहीं हो सकता, कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकता। यदि कोई अपरमेय संख्या उसका यदि किसी संख्या के साथ जुड़ रहा है या गुणा हो रहा है तो वो कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास, इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के का है, अतः हमने जो माना है वो हमारा गलत है। तो सही क्या है, अतः जो 7√5 है वह एक अपरमेय संख्या है। बस ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब बढ़े अगले सवाल की ओर अपने। अभी आज का हमारा आखिरी सवाल है, ये हमारे आज का आखिरी सवाल है, जो प्रश्नावली 1.2 है उसका ये आखिरी सवाल है। क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। फिर वही बात होगी, मैंने बताया था कि कभी भी अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं का योग कभी भी परमेय संख्या नहीं होता। ये देखिए √2 एक अपरमेय संख्या है जबकि 6 एक परमेय संख्या है। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है, अब जोड़ दिया गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये परमेय संख्या है। आपने 6 को देखा तो हाँ ये तो परमेय संख्या है, लेकिन नहीं, यदि उसके साथ अपरमेय संख्या जुड़ गया है तो वो कभी भी परमेय संख्या नहीं हो सकता। यानी इसको भी एकदम आसान तरीके, ज्यादा इसको लंबा लेके नहीं जाना है, इस पहले वाले सवाल की तरह इसको भी करना है। तो हम करते हैं कि माना 6 प्लस √2
एक यदि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझा तो इस क्वेश्चन में आराम से समझ जाइए, ताकि आपको दूसरी बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो हमने क्या माना है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 6 + √2 = P/Q, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q क्या होंगे? सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब जो दोनों में कॉमन ना हो। अब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि इधर साइड LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड हमें हमेशा रूट की संख्या ही लेनी है, यानी हमेशा उधर हमें रूट वाली संख्या ही रखनी है। बाकी जितनी भी संख्या उसको उधर भेज दे P/Q की तरफ में। तो हमारी क्या है, 6 जो है वो हमारे प्लस में है, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? तो √2 = P/Q -6, ये हुआ ना। अब हम का एलसीएम लेते हैं। तो √2 एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम हमारा आएगा Q, ऊपर बचेगा क्या? P - 6Q। यानी ये चीज इतने तो हमारा परिमेय संख्या है। मैंने बताया था पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक है। P मैंने अभी लिखा कि सहअभाज्य पूर्णांक यानी P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और 6 तो पूर्णांक है ही है। तो इसका मतलब क्या है कि इतना तो पूरा हमारा ये इतना तो हमारा जो है वो परिमेय संख्या है, जहां P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इसलिए यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण है। गलत मान्यता के कारण है। तो हमारी सही मान्यता क्या है? तो सही मान्यता क्या है हमारा? अतः जो हमारा 6 + √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा क्या हो गया? इति सिद्धम। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हमारा प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। बेहतर होगा कि आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। वैसे समझ तो गए होंगे। यदि आपको फिर भी डाउट है तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहला प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है उसको मैंने अपने चैनल पर हल कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर। अगला चैप्टर में क्या है? द्विघात समीकरण है ना। नमस्कार।